17 नवंबर को एमपी में वोटिंग हो चुकी है। आज थोड़ा एनालिसिस करेंगे एमपी के इलेक्शन का। एक बार पहले हम 5 स्टेट्स में होने वाले पोल्स की, इलेक्शंस की बात कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें तो। और आज हम थोड़ा डिटेल में एमपी के स्टेट इलेक्शन की बात करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। यूजुअली लोग पूछते हैं भाई क्या माहौल रहा इस बार, क्या पिक्चर रही, हवा किस तरफ है। तो बस यही पता करने की कोशिश आज हम थोड़ी सी करते हैं। तो सबसे पहले तो डेट्स बता दूं कि 17 नवंबर को वोट्स डल चुके हैं। सिंगल फेज में वोटिंग हुई है। यानी पूरे स्टेट की वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। इस बार मैं देख रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ 74% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब एमपी की विधानसभा में टोटल 230 सीट्स होती हैं, यानी 115 से ज्यादा 116 सीट्स आपको मिलना चाहिए मेजोरिटी के लिए। पिछली बार कांग्रेस ने कमलनाथ के अंडर सरकार बनाई थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों ने भाजपा ज्वाइन कर ली और यह सरकार गिर गई। इस तरह के से हमारे जो शिवराज सिंह चौहान है वो वापस से एक और बार चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इस बार का इलेक्शन वैसे तो कहा जा रहा है कि बहुत ही क्लोज होने वाला है। और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स हैं वो मैं 4 देख रहा था जो लेटेस्ट हैं, उनमें से 2 तो हंग असेंबली बता रहे हैं। एक बीजेपी और एक कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने की भविष्यवाणी कर रही है। तो ये बेसिकली ओपिनियन पोल्स हैं। अभी एग्जिट पोल्स भी आएंगे और फिर कहीं जाके असली रिजल्ट्स 3 दिसंबर को आएंगे। तो इस जो ये पूरा डिस्कशन है, इसको हम 3 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो जो टॉप 3 क्या मुद्दे रहे और दोनों पार्टीज ने उन मुद्दों के लिए कैसी कैंपेन की। इसके बाद हम एक एमपी का मैप देखेंगे और ब्रॉड रीजन्स जो एमपी में हैं वो देखेंगे, वहाँ क्या माहौल रहा, क्या कौन से बड़े चेहरे थे, और फाइनली रिजल्ट क्या रह सकता है। ये भी थोड़ा सा अभिषेक आपको बताने वाले। तो सबसे पहले तो अभिषेक, आखिर मुद्दे क्या थे यहाँ? कुछ के हिसाब से तो कोई मुद्दा था ही नहीं। कुछ के हिसाब से वेलफेयर स्कीम्स एक बड़ा मुद्दा बना। जिस पार्टी ने बेटर डील ऑफर करी और लोगों को जो लगा कि हाँ ये पार्टी बेटर डील देगी, तो उनको हो सकता है वोट्स मिल गए हों। तो ये सब मुद्दे थे भी, या ये एक इशू लेस, मुद्दा विहीन इलेक्शन था? ये इलेक्शन की बात करें तो अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे कि एक तरह से मुद्दा विहीन इलेक्शन था। आप जब देखते हैं कि लोगों में एक मुद्दा वो होता है कि जो एक एक लोगों को ड्राइव करे कि इस मुद्दे की वजह से इस पार्टी को वोट देना है। तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था। आप कहीं भी चले जाइए, लोगों से बात करिए तो कोई मुद्दा था ही नहीं। सब अलग अलग बात कर रहे थे कि ये हम इस आधार पर वोट देंगे, हम इस आधार पर वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी एक तरह से एक फेलियर रहा कि वो मुद्दे किसी एक मुद्दे को उठा के इतना वो इतना ऊपर नहीं उठा पाई कि उस आधार पे वोटिंग हो। तो एक तरह से कोई एक बेसिक मुद्दा नहीं था। मुद्दे थे लोगों के बीच में, कई मुद्दे थे, पर कोई भी पार्टी उसको तो उठा नहीं पाई। बीजेपी ने कोशिश की स्टार्टिंग में कि राम मंदिर के नाम पे वोट पड़े, या जो जो 10 साल पहले, जो 20 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, जो दिग्विजय सिंह का शासनकाल था, उस आधार पर वोट करे। बट वो भी मुद्दा नहीं बना क्योंकि काफी साल हो गए, 20 साल हो गया, कहीं ऐसी उसके बाद से जनरेशन आ गई है। एक नई जनरेशन पूरी आ गई जिन्होंने वो दिग्विजय सिंह का जो 10 साल का कार्यकाल था वो देखा ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लोगों के बीच में कई मुद्दे थे, सरकार के प्रति नाराजगी थी। बट वो उन मुद्दों को से उठा नहीं पाई, जैसे मैंने बोला कि उन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हो। आप चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, यहाँ पे व्यापार घोटाला है, डंपर घोटाला है, जो गवर्नमेंट भर्ती परीक्षा है उसमें जिस तरह से घोटाले हुए, नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ, रिसेंटली पटवारी परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं, वो मुद्दे नहीं उठा पाए। कोविड के बाद से जो 1.5 2 साल जो कोविड के जो साल थे, उसमें हमने देखा है कि कई जॉब लॉस हुए हैं। तो एक कमाई का, जॉब का एक मुद्दा है, वो लोगों के बीच में वो मुद्दा नहीं उठ पाया है। उसके बाद महंगाई एक मुद्दा है काफी बड़ा, वो मुद्दा नहीं उठा पाया। तो कांग्रेस भी इन मुद्दों को जैसे उठा नहीं पाई जिस तरह से उठा सकती थी, और एक बड़ा मुद्दा बना सकती थी ताकि लोग उस मुद्दे के आधार पर वोट करें। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा कि दोनों पार्टियों की तरफ से कि जिस आधार पे लोग जाए और वोट करे, वो पूरे वो मध्य प्रदेश में देखे, हर जगह अलग अलग, हर
जो वोटर से आप बात करेंगे मिलेंगे, उन्होंने अलग अलग आधार पे ही वोट दिए हैं। चुनावी रैलीज में और भाषणों में चला वो तो यही था कि कपड़े फट रहे हैं कहीं पे तेरे नाम पार्ट 2 बन रही है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास कोई सॉलिड मुद्दे नहीं होते बात करने के लिए, तो फिर इस तरीके की भाषा चुनाव में, चुनावी रैलीज में आई जाती है। अब हम थोड़ा सा रीजन वाइज जाएंगे। तो मोटा मोटा एमपी में 5 रीजन्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। तो ये एमपी का मैप है। सबसे पहले बात मालवा निमाड़ की करेंगे। तो मालवा में इंदौर, जो कि एमपी का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वो आ जाता है। और फिर मालवा प्लेटू एक्चुअली एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इसमें इंदौर के आसपास उज्जैन, देवास, रतलाम, धार, ये सब भी आ जाते हैं। और मालवा का ही जो सदर्न हिस्सा है वो निमाड़ कहलाता है, जिसमें बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन, खंडवा के पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ बड़े नाम रहे, कैलाश विजयवर्गीय, रमेश पेंदोला, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, ये सब कुछ बड़े नाम हैं जो यहाँ से आपको चुनावी मैदान में मिलेंगे। और इसी रीजन के पास में एक्चुअली सीहोर भी आता है, और सीहोर से हमारे करंट सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभिषेक, यूजुअली ये जो रीजन है वो भाजपा को उसमें ज्यादा मुश्किल होती नहीं है, क्या लगता है आपको? जैसे कि आपने बोला कि सही में ये जो मालवा निर्माण का रीजन है, खासकर मालवा का रीजन बीजेपी का गढ़ माना जाता है, कि बीजेपी की यहाँ पे काफी स्ट्रांग होल्डिंग रहती है। और ये माना जाता है कि मालवा निर्माण में जो जितनी ज्यादा सीटें लाता है उसी की सरकार बनती है। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस ने काफी अच्छा किया था इस रीजन में एज कम्पेयर टू जो पिछले 2-3 चुनाव हुए थे। और खासतौर पर निमाड़ का रीजन, जो कि एक आदिवासी बहुल पूरा एरिया है, पूरा ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे काफी अच्छा किया था। तो इस वजह से उनकी काफी सीटें आई थी, उस सरकार बनाने में वो कामयाब हुई थी। इस बार भी जैसे कि मैंने कहा कि जो निमाड़ का रीजन है, वहां पे कोई मुद्दे दिख नहीं रहे किस आधार पे होगा, क्या किस आधार पे वोटिंग हुई है। पूरे प्रदेश की तरह यहाँ पे भी आपको बीजेपी और कांग्रेस पे टफ फाइट दिख रही है। और दोनों पार्टियों का फोकस ये है कि जो ट्राइबल वोट है, जो निमाड़ का पूरा रीजन जो ट्राइबल बेल्ट है, वहाँ पे ट्राइबल वोट को अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि ट्राइबल का पॉपुलेशन एमपी में काफ़ी ज़्यादा है। ट्राइबल जिसके पास जाएंगे उनको काफ़ी एक एक सीटों का गेन हो सकता है। तो दोनों पार्टियों की कोशिश थी कि जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको अपनी साइड किया जाए। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की है। अब जब रिजल्ट आएगा, अब देखते हैं कि क्या जो ट्राइबल वोट वोट है वो किस साइड गया है। ठीक है, और फिर हम अगर नेक्स्ट एमपी के नॉर्थ साइड में जाएंगे, तो आपको मिलेगा चंबल का रीजन। चंबल के डाकू काफी फेमस हुआ करते थे एक जमाने में। तो इसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, पार्ट्स ऑफ ग्वालियर, ये सब आ जाता है। और मुरैना के दिमनी से कैबिनेट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये एरिया में कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी काफी इन्फ्लुएंस है, उनका दबदबा रहा है। लेकिन यहीं पे मुझे भिंड के एक लहर से कांग्रेस के गोविंद सिंह मिले। 1990 से लगातार 7 बार ये एमएलए बन चुके हैं। तो मैंने सोचा उन्हें भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। अभिषेक, इस एरिया के बारे में आप और क्या ऐड करना चाहेंगे? गोविंद सिंह अभी कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन भी है असेंबली में। और ये ग्वालियर चंबर है, यहाँ पे बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स, जैसे कि मारवा निमान पॉलिटिक्स मिलती है, ग्वालियर चंबर में बहुत ही अलग पॉलिटिक्स आपको मिलेगी। पहला, जैसे कि आपने कहा कि एक तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और रीजन है वो है। तो यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी साख दाव पे लगी हुई है कि यहाँ पे वो बीजेपी कैसे परफॉर्म करती है। लास्ट इलेक्शन में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तो यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया था जो ग्वालियर चंबर का रीजन है उसमें। तो इस बार पूरी एक तो सिंधिया की प्रतिष्ठा लगी हुई है इस रीजन में कि कैसे किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी परफॉर्म करेगी। दूसरा ये कि यहाँ पे जातिगत पॉलिटिक्स बहुत होती है, यहाँ पे कास्ट देख के वोटिंग डरती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे बोला जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो इलेक्शन फंसा हुआ है, वो जातियों की वजह से ही फट फंसा हुआ है। दिमनी से जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो, वहाँ पे तोमर समुदाय के काफी वोटर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर तोमर समुदाय से आते हैं। और कांग्रेस ने भी जो कैंडिडेट उतारा है वो तोमर समाज से ही आता है। तो वहाँ पे तोमर वोट कटने का एक डर है। दूसरा, ब्राह्मण जो वोट है वो माना जाता है कि बीजेपी का एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है। तो इसलिए जो बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो ब्राह्मण समाज से आता है। तो इस तरह से जो जाति के आधार पर जो वोट बट रहे हैं, तो तोमर तोमर वोट बीजेपी और कांग्रेस में बटे, क्योंकि दोनों साइड तोमर उम्मीदवार है और एक ब्राह्मण, बीएसपी ने अपना ब्राह्मण कैंडिडेट यहाँ पे उतारा है।
तो इसी वजह से नयन सिंह तोमर के लिए दिमनी की जो सीट है, उस सीट पे काफी कड़ा मुकाबला हो गया है। तीसरा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पे ग्वालियर चंबर में, कि विधायक ऐसा चुनो कि जो उनको वहाँ पे आपको गन का लाइसेंस दिला सके। ग्वालियर चंबर में एक आपके पास गन होना, बंदूक होना काफी एक प्राइड की बात होती है। तो यहाँ पे चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है कि हम ऐसा विधायक चुने जिसके पास हम जाएंगे और हमें वो गन का लाइसेंस दिला पाए। गजब। तो एमपी गजब है ही। और इस तरीके की फैक्ट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चंबल से अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक इलाका मिलेगा जिसको कहा जाता है बुंदेलखंड। और इसमें छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, दतिया, पन्ना, ये सारे रीजन्स आते हैं। और यहीं दतिया से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। बुंदेलखंड के रीजन से अगर आप कुछ दूरी पर जाएंगे, आप कुछ एक बस में बैठ के आगे तक जाएंगे, तो आपको कुछ और टाउन्स मिलेंगे। यहाँ से टाउन्स मिलना चालू होंगे बुंदेलखंड के बाद, जैसे विदिशा, राजगढ़, गुना। गुना में आता है राघोगढ़। और यहाँ आप रियलाइज करेंगे कि आपको एक नाम सुनने को मिल रहा है जो काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है। एंड दैट इज दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, जो कि यहाँ पे गुना के राघोगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। तो बुंदेलखंड की क्या कहानी है अभिषेक, और इसके बाद थोड़ा सा दिग्विजय सिंह पर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है उनका क्या, कितना बड़ा फैक्टर वो रहे इस चुनाव में। हाँ, तो सबसे पहले बुंदेलखंड की बात करें तो ये बुंदेलखंड यही रीजन है जो कि यूपी से लगा हुआ है। यहाँ पे एसपी बीएसपी का काफ़ी प्रभाव है। जैसे कि हमने इसके पहले जब वीडियो बात की थी कि इलेक्शन के बारे में, एमपी के बारे में क्या हो सकता है, तो उसमें हमने 3 फैक्टर के बारे में बात की थी। तो एक जो फैक्टर था वो बागियों का फैक्टर था। तो सबसे ज़्यादा जो बागी फैक्टर है वो बुंदेलखंड में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हुआ है कि जो बागी उम्मीदवार है दोनों पार्टी से, बीजेपी और कांग्रेस से, वो या तो बागी होके एसपी या बीएसपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो एसपी बीएसपी पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो वो एसपी बीएसपी कितना नुकसान करेगी इस रीजन में दोनों पार्टियों को, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दिग्विजय सिंह की बात करें इस इलेक्शन में, तो राघवगढ़ में तो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ पे उनको कोई चुनौती, उनके बेटे को कोई चुनौती नहीं दिखती हुई दिख रही है। और दिग्विजय सिंह का जो इस बार रोल था वो एक बैक एंड में काफ़ी रोल था। फ्रंट एंड में नहीं आया, ज़्यादा उन्होंने रैली नहीं की। वो पर्दे के पीछे ले रह के चुनाव का काम कर रहे थे। जब चुनाव चालू होने वाले थे उनको जो मध्य प्रदेश में ऐसे कांग्रेस ने 69 सीट आइडेंटिफाई की थी, जहाँ पे कांग्रेस हमेशा हारती है, तो सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन सीटों पर जाए और जिताए। तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ग्राउंड वर्क किया। तो वो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। आगे रह के आपने नहीं देखोगे ज़्यादा रैली की, उन्होंने कुछ रैली की जिनके खास समर्थक थे, उनके समर्थन में उन्होंने कुछ रैली की है। और खासतौर पे जो ट्राइबल बेल्ट है, जैसे निमाड़ का बेल्ट हो गया, यहाँ पे इन्होंने कुछ रैलियाँ की है। इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन कवर करना चाहेंगे वो बुंदेलखंड से लगा हुआ है, जैसे बघेलखंड भी कहा जाता है। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, ये सब छोटे शहर इसमें आते हैं। और एक जमाने में दरअसल ये सिंगरौली इंक्लूड करके इसे विंध्य प्रदेश भी कहा जाता था। तो एमपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस के, अर्जुन सिंह, जो सेंटर में भी एक बड़ा नाम था। उनके बेटे अजय सिंह वो इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, और उनके बेटे अजय सिंह यहाँ सीधी की सीट से 5 बार जीत चुके हैं। अभिषेक, आप क्या ऐड करना चाहेंगे बघेलखंड, विंध्य प्रदेश, इसके बारे में। बघेलखंड भी यहाँ पे देखिए कि काफ़ी जो एरिया है यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में ट्राइबल वोटर है। तो जो मैंने निमाड़ की बात की ट्राइबल वोटर के बारे में, वो भी बघेलखंड में ही कि यहाँ पे ट्राइबल वोट किस साइड जाएगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। दोनों पार्टियों ने सब कोशिश करी है ट्राइबल वोट्स को लेके। तो जो निमाड़ में है जो ट्राइबल जैसे एरिया, वैसे ही बघेलखंड में भी काफ़ी संख्या में ट्राइबल वोटर है, जो कि निर्णायक रहेगी कि वो किस तरह जाते हैं। उस आधार पर उस पार्टी की सीटें डिसाइड होगी। ठीक है। और फाइनली एक जो बड़ा एरिया एमपी का आता है, पांचवा रीजन जिसकी हम बात करेंगे, वो बड़ा एक हिस्सा कहलाता है महाकौशल। उसमें आपको जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, ये सब इलाके आपको उसमें मिल जाएंगे। बीजेपी ने यहाँ पे सेंटर के 2 मिनिस्टर्स प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। और अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कमलनाथ हैं वो खुद छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं। और एक नाम यहाँ और लेना चाहूंगा, तरुण भानोत का। ये 2 बार जबलपुर वेस्ट से जीत चुके हैं। और पिछली कमलनाथ गवर्नमेंट में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि एक बड़ी पोजीशन होती है। तो कौन ज्यादा कौशल वाला इधर दिख रहा है अभिषेक, महाकौशल।
जैसे महाकौशल वाला, महाकौशल में जबलपुर छिंदवाड़ा ही आते हैं। छिंदवाड़ा तो कमरनाथ का स्ट्रांग होल्ड है, जहाँ पे इनकी पूरी तरह से पकड़ है। तो छिंदवाड़ा में तो काफी स्ट्रांग है। उसके बाद जो महाकौशल का सबसे बड़ा जो शहर है जबलपुर, जहाँ से 8 विधानसभा सीटें आती है। तो जबलपुर में काफी कांटे की टक्कर है, क्योंकि अ, अगर आप एक साल पहले जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे, तो जबलपुर में कांग्रेस का मेयर चुन के आया था। इस बार कांग्रेस काफी टक्कर दे रही है जबलपुर में। जबलपुर में जैसे कि जो तरुण भानोट थे, जो आपने कहा, जो कि पीछे जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने अपने जो वहाँ के सांसद थे राकेश सिंह, उनको उतारा है। और काफी टफ फाइट दिख रही है राकेश सिंह और तरुण भानोत में। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा जबलपुर का रिजल्ट, ये महाकौशल का। छिंदवाड़ा तो एक तरह से कमलनाथ का पूरा स्ट्रांग है, होल्ड है वहाँ पे। कोई कमलनाथ तो कांग्रेस को कोई टक्कर नहीं दिख पाएगी बीजेपी। पर बाकी जो उसके रीजन है, जैसे जबलपुर हुआ, सीधी नरसिंहपुर हुआ, वो इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पे क्या रिजल्ट अ, आता है। अब इतना डिटेल में हमने डिस्कस कर चुके हैं रीजन वाइज एमपी के बारे में। फाइनली जो ट्रेन आके रुकती है वो उसी बात पर रुकती है कि आखिर माहौल क्या है और रिजल्ट क्या हो सकता है। उस पर हम जाएं अभिषेक, उसके पहले आपने लास्ट टाइम जब हमने स्टेट इलेक्शंस की बात की थी तो आपने एमपी के बारे में कहा था कि यहाँ पे 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो 3 फैक्टर कैसे इंपॉर्टेंट हुए, वो किसके पाले में जाते हुए दिख रहे हैं, और उसी के बेसिस पे रिजल्ट आपको क्या आता हुआ दिख रहा है अभिषेक? जो 3 फैक्टर हमने जो बात किए थे, एक तो जो बीजेपी गवर्नमेंट की लाडली बहना स्कीम थी वो। दूसरा फैक्टर कांग्रेस किस तरह से इलेक्शन लड़ती है, अपना घर किस तरह से मैनेज करती है। और तीसरा बागियों का फैक्टर। तो यही 3 फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि 18 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी, एक फटी फैक्टर है। उस फटी फैक्टर को जो काट रहा है, जैसे कि सब बोल रहे कि कांटे की टक्कर है एमपी में, वो एक ही चीज है, लाडली बहना स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने 3-4 महीने पहले लॉन्च की थी। पूरी की पूरी बीजेपी इसी पे आधार है। आप शिवराज सिंह चौहान को देखिए, इलेक्शन के कुछ दिन पहले जब भाई दूज जा रहा था, तो भाई दूज पे वो लाडली बहनों के साथ थे। इलेक्शन के दिन भी सुबह वो लाडली बहनों के साथ थे। तो पूरा शिवराज सिंह चौहान, उनके जो मिनिस्टर है या बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, उनका पूरा फोकस लाडली बहना स्कीम पे है। और बीजेपी कहीं ना कहीं मान के चल रही कि ये स्कीम उनके लिए संजीवनी बूटी हो सकती है, जो कि इनकी जो एक एंटी इनकम्बेंसी है 18 सालों की, उसको जो नेगलेक्ट करेगी, वो लाडली बहना स्कीम हो सकती है। तो बीजेपी पूरा पूरा अपने इलेक्शन, आप देखते हैं यहाँ पे जो हुआ है, वो लाडली बहना के ही आधार पे, उस स्कीम के आधार पे ही हुआ है। कांग्रेस ने भी एक अपनी नारी सम्मान योजना लॉन्च की, जिसमें बोले कि हर महीने 1500 रुपये देंगे। बट लाडली बहना और नारी सम्मान में ये फर्क है, लाडली बहना स्कीम जो बीजेपी की है, उसमें लोगों को पैसे मिल चुके हैं, लोगों के हाथ में पैसे आ चुके हैं। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी, जब पैसे आएंगे, वो किसी ने देखा नहीं है। तो ये काफी एक बड़ा एक फैक्टर दिख रहा है लाडली बहना स्कीम की, लोगों के 3-4 महीने से पिछले पहले 1000 रुपये आ रहे थे, फिर 1250 रुपये आ रहे थे। तो ये काफी बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर हमने बात की थी, कि कांग्रेस किस तरह से अपना घर मैनेज करती है। पहले हमने देखा कि फाइट हो रही थी, कपड़ा फाड़ कुर्ता फाड़ जो बात हो रही थी, एक जगह ऑर्गेनाइज नहीं है। फिर देखा कि साथ में आए, अ, सामने सब दिखा था साथ में है। बट जो कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन थी, और उसमें देखा कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट थी। अगर बीजेपी से कंपेयर करें, तो बीजेपी की जो पूरी इलेक्शन कैंपेन चली है, काफी प्लान चली है, एक सिस्टमेटिक तरीके से चली है। और कांग्रेस की जो आप कैंपेन देखेंगे, उसमें ऐसा लगा था कि लैक ऑफ प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग नहीं है। और ऐसा लग भी रहा था कि जो रिसोर्स का फर्क होता है, बीजेपी एक रिसोर्सफुल पार्टी है, तो कांग्रेस के पास रिसोर्स कम है। तो वो फर्क भी कांग्रेस में दिखा था कि कहीं ना कहीं रिसोर्स कांग्रेस के पास थोड़े से कम है। बीजेपी के आप देखें, बीजेपी ने अपनी पूरी कैंपेन में पूरी ताकत जो दी थी, शिवराज सिंह चौहान ने 150 से ज्यादा रैली की है। वो रोज एक दिन में 10-10 रैली कर रहे थे। उनके सभी जो बड़े स्टार प्रचारक है, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, शर्मा हो, दूसरे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, योगी हो, सबने कहीं ना कहीं कैंपेन की है। और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी कैंपेन कमलनाथ पे ही थी, जिन्होंने लगभग 100 के करीब पूरे मध्य प्रदेश में रैली की है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की भी रैली हुई है यहाँ पे। पर पूरा पूरा फोकस कमलनाथ पे था यहाँ पे। दिग्विजय सिंह का, जैसे आपने पूछा था क्या रोल है, तो दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे ही, तो उन्होंने बहुत कम रैली की है। तो ये कैंपेन का फर्क था कि थोड़ा सा कांग्रेस अपनी कैंपेन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करा पाई। जैसे हमने स्टार्टिंग बात की, मुद्दे तो काफी थे, महंगाई का, बेरोजगारी का, सरकारी भर्ती परीक्षाओं घोटालों का। उन मुद्दों को कांग्रेस एक एक बड़ा मुद्दा नहीं बना पाई, जिस आधार पर वोट डरे, वो उसी तरह की थी। तो कांग्रेस की जो कैंपेन की जो प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी।
तीसरा बागियों का मैंने जैसे बोला अभी, हम जो रीजन वाइज बात कर रहे थे, तो जो बघेल और बुंदेलखंड है जो यूपी से लगे हुए हैं, यहाँ पे एसपी और बीएसपी का प्रभाव देखने को मिलता है। वो कई बागी ऐसे हैं जो कि एसपी बीएसपी के टिकट पे लड़े हैं, तो वो बड़ा फैक्टर होगा। दूसरे रीजन में भी, हर रीजन में कहीं ना कहीं बागियों का फैक्टर है। और दोनों पार्टियों में बागी है। वो बागी अपनी जो पुरानी पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, उस आधार पे भी रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कई कांटे की टक्कर बोले जा रहा है। इसमें एक या दो सीटों का मार्जिन रहेगा। अगर बागी 2 से 3 सीटों पे भी किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचा देते, तो वो हार और जीत का अंतर, वो जो जीत है वो हार में कन्वर्ट हो सकती है, और हार है वो जीत में बदल सकती है। तो अब ये 3 दिसंबर को फोटो फिनिश होने वाला है। रिजल्ट जब आएगा उसकी बात तब करेंगे। फिलहाल इतना ही, टेक केयर।